मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपके साथ में हम पहली क्लास अपनी शुरू करेंगे। जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारी पहली क्लास शुरू होने जा रही है जो कि केमिस्ट्री की होगी। तो नीट और आईटी की तैयारी करने का जो हमारा ड्रॉपर्स बैच है वो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो मेरा नाम ताहिर सर है, मैं आपकी केमिस्ट्री की क्लास लूँगा। केमिस्ट्री में हमारे पास में 3 टीचर्स होंगे। 3 लोगों का काम मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था क्या होगा। मैं आपकी क्लास लूँगा, मेरे साथ में एक दूसरे टीचर होंगे, वो आपकी क्लास भी लेने वाले हैं और उसके अलावा वो आपका जो भी डाउट्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको डिस्कस करा करेंगे। और उसके बाद में फिर एक टीचर है जो कि मैम है, वो केमिस्ट्री के टेस्ट को कंडक्ट करवाया करेंगे। आज का टाइम टेबल आप सब बच्चों को पता है। 10 बजे अभी मेरी क्लास होगी केमिस्ट्री की। उसके बाद 11:15 पर 11:15 के ऊपर दूसरी क्लास होगी फिजिक्स की। ठीक है बच्चों। और उसके बाद में 12:30 के ऊपर आपके मैथ्स की या बायोलॉजी की, जो बच्चे नीट वाले हैं वो बायोलॉजी की क्लास अटेंड करेंगे और जो बच्चे आईटी वाले हैं वो आईटी की क्लास, मैथ्स की क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लास ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हमें आज ये सीखना है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जब आपने क्लास 12 पास किया था तो आपको ये मालूम था कि क्लास 12 का सिलेबस क्या है, उसके पेपर किस तरह से आते हैं। याद करके अगर हम जाते थे तो भी हमारा काम हो जाता था, क्योंकि उसके अंदर एनालिटिकल क्वेश्चंस या लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा कम होते हैं। हम याद करके जाते हैं, रट करके जाते हैं तो भी हमारा काम बन जाता है, हमारे नंबर तब भी 95% आ सकते हैं। लेकिन जब हम आईटी के पेपर में या नीट के पेपर में जाते हैं तो वहां पर एक बात तो समझिए, याद करके रट करके जाने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां आपको कुछ लिखना ही नहीं होता, लिखना तो कुछ है नहीं। तो एक बड़ा बदलाव आ गया। हमें सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि हम जो पढ़ाई करने जा रहे हैं वो 2 चीजों के ऊपर बेस्ड होती है। पहली चीज होती है कि आप केमिस्ट्री के अंदर, मैंने आपको बताया कि मैं आपकी केमिस्ट्री की क्लास ले रहा हूं आज। आपको यह समझना है सबसे पहले कि आप केमिस्ट्री के अंदर रिसर्च करने जा रहे हैं या फिर नीट और आईटी का टेस्ट क्रैक करने जा रहे हैं। 2 में से एक काम पहले आपको सोचना होगा। अब आपके सर इसमें सोचने वाली क्या बात है, हम तो क्लासिक किस चीज की कर रहे हैं भाई, हम तो नीट और आईटी का टेस्ट ही क्रैक करने जा रहे हैं। ये बात मैंने इसलिए आपके दिमाग में बैठा ली है कि जो लोग रिसर्च करने जाते हैं वो क्लास 12 करने के बाद में बीएससी करते हैं, फिर वो एमएससी करते हैं और उसके बाद में फिर उनको पीएचडी करनी होती है। ये जो काम होते हैं, बीएससी करना, एमएससी करना और पीएचडी करना, इसके अंदर आपको चीजें याद करनी पड़ती हैं। बीएससी का एक पेपर होता है, एमएससी का एक एग्जाम होगा, एमएससी पार्ट 1, एमएससी पार्ट 2। थ्योरेटिकल है पूरा। दे वर्क ऑन थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स। याद करेंगे, नोट्स बनाएंगे। ये लोग जो है बीएससी और एमएससी करने वाले लोग नोट्स बनाएंगे, याद करेंगे, थ्योरेटिकल एग्जाम में अपियर होंगे बीएससी पार्ट 1, बीएससी पार्ट 2, बीएससी पार्ट 3 के अंदर। लेकिन नीट और आईटी के अंदर जो बच्चे एग्जामिनेशन के अंदर अपियर होने जा रहे हैं, उनकी तैयारी थ्योरी के ऊपर बेस्ड नहीं है। उनकी तैयारी क्वेश्चन, रीजन एंड लॉजिक बेस्ड होगी। क्वेश्चंस,
रीजंस एंड लॉजिक बेस्ड होगी। आपके अंदर पढ़ाई करने का सिस्टम पर आपको थ्योरी चाहे कितनी भी अच्छी आती हो, अगर आप क्वेश्चन सही तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चन को सही तरह से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो सारी थ्योरी जो आपने याद करी थी वो बेकार होगी। अगर हम रीजंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, रीजंस को हम समझ नहीं सकते, तो हमारे लिए सारी पढ़ाई बेकार हो जाती है। और इसी तरीके से अगर आप लॉजिक्स के ऊपर बेस्ड बात नहीं करेंगे, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरीके से लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। तो अभी मैं आपसे कहूं, क्योंकि हम लोग वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर नीट एंड आईटी, हम इसको प्रिपेयर करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को क्वेश्चन बेस्ड बनाना है, रीजनिंग के ऊपर कमांड करना है, हर चीज के रीजन पे हमारे पास में पूरा एक्सप्लेनेशन होने चाहिए, और तीसरे नंबर के ऊपर हमारे लॉजिक्स बहुत ही इफेक्टिव होने चाहिए, समझे वो होने चाहिए। नोट्स बनाना, उनको रटने का काम क्लास 12 में खत्म हो गया। नोट्स हम इस साल भी बनाएंगे, है ना, अभी हम लोग जब पढ़ रहे हैं इसमें भी नोट्स बनाएंगे, लेकिन 12th क्लास के नोट्स में इसमें क्या फर्क है, वहां पर हम लोगों को नोट्स ऐसे बनाने थे कि हमें रटने हैं, या हमें नोट्स ऐसे बनाने हैं कि हमें समझ करके और उनको अप्लाई करना है क्वेश्चंस करने के लिए, रीजंस को समझने के लिए, समझाने के लिए, और लॉजिक्स को डेवलप करने के लिए। तो इट्स अ बिग डिफरेंस। तो पहली बात मैंने बता दिया है कि हम रिसर्च करने नहीं जा रहे हैं, हम रिसर्च करने नहीं जा रहे हैं, हम कोई रिसर्च करने नहीं जा रहे हैं कि हम थ्योरी में उलझे रहे, थ्योरीज को रटते रहे, ऐसा नहीं करने आ रहे हैं। आप एक पढ़ाई करिए, इतनी सी पढ़ाई करिए, और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, रीजंस और लॉजिक्स को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लीजिए, खत्म। मत बनाइए उसको, रटिए मत, मुझे कोई नहीं मतलब, आपको नोट्स वोट्स कुछ नहीं, मुझे नहीं पता। ये बात मैंने आपके दिमाग में क्लियर कर दी है, और इस बात को हम अब अपनी पढ़ाई में पूरे साल यहां पर यूज करेंगे, ठीक है भाई। हम इस बात को पूरे साल यहां पर यूज करने जा रहे हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में बटी हुई होती है। एक पार्ट हमारे पास में फिजिकल केमिस्ट्री का है, जो कि न्यूमेरिकल्स होते हैं। सेकेंड पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग आती है। और तीसरा पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो हम कहां से शुरू करेंगे, हम शुरुआत करेंगे, अच्छा टोटल चैप्टर्स भी मैं आपको बता दूं। याद रखिए कि हमारे पास में जो टोटल चैप्टर्स है, क्लास 11th में 14 पार्ट, क्लास 12th में 16 क्वेश्चंस, और उसके अलावा इन दोनों के अलावा एक चीज जो कि बुक्स पर नहीं है, वो लेकिन हमें करनी होती है, वो क्या होती है, मैं एक चैप्टर और बढ़ा देता हूं, यानी कि 30 चैप्टर तो ये हो गए, और वो कहलाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री को आप समझिए चैप्टर नंबर 31। इसके अंदर आप कहेंगे सर ये क्या चीज अलग से, स्टडी ऑफ रेडिकल्स, स्टडी ऑफ रेडिकल्स, आयंस, टेस्ट। एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब ये हुआ कि हमारे पास में कैसे हम किसी आयन को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम किसी आयन को टेस्ट करते हैं, ये पूरा जो पढ़ाई है, ये आप कहेंगे सर बुक्स पर क्यों नहीं है, तो बुक्स पर तो है, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में है। क्या है वो डिफरेंट फॉर्म, हम लोग ने 11th और क्लास 12 में प्रैक्टिकल्स किए थे,
वहां आपको पता है कार्बोनेट आयन का टेस्ट, वहां आपको पता है सल्फेट आयन का टेस्ट। इस तरीके से हमारे पास में वो सारे के सारे टेस्ट हो रहे थे, और वही चीज एनालिटिकल केमिस्ट्री है, जो कि इसीलिए एक अलग चैप्टर में नहीं दी गई है। गवर्नमेंट का अपना मानना ये होता था कि ये तो ऑलरेडी हमने आपको प्रैक्टिकल में करवाया है, तो हम इसके लिए अलग चैप्टर को डिफाइन नहीं करेंगे। तो इस बात को हम नोट्स भी आप उतारते हुए भी चलेंगे, जिससे कि आपको ये पता रहे कि यहाँ पर टीचर ने क्या पढ़ाया है। या आप ध्यान रखिए कि नोट्स तो बनाने हैं, मैंने आपको ये नहीं कहा है कि नोट्स नहीं बनाने हैं, मैंने आपसे कहा है नोट्स को रटना नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे हो कि सर हमें लिखना ही नहीं है, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। यू हैव टू मेक योर रजिस्टर्स आपको बनाने हैं, और आपको हर बात नोट करनी है, लेकिन रटना नहीं है। क्लास 12th में और कॉम्पिटिशन के अंदर हम लोग इस बात को सहमत हो जाते हैं कि हमें रटना नहीं होगा। अब हमारी शुरुआत कहां से होगी? तो शुरुआत करने का जो हमारा तरीका होता है वो ये है कि हम पहले न्यूमेरिकल बेस्ड केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल बेस्ड। अब हम ये सोचते हैं कि न्यूमेरिकल बेस्ड केमिस्ट्री को ही क्यों पढ़ेंगे पहले? देखिए, न्यूमेरिकल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। न्यूमेरिकल्स में हमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि पहले हम न्यूमेरिकल बेस्ड जो हमारे पास में चैप्टर्स है उनको हम पूरा कर लेंगे। न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स को हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि हमें टाइम मिलेगा। सपोज करिए हमने न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स को 2 महीने में पूरा कर लिया, तो बाकी के हमारे जो 7, 8, 9 महीने होंगे हम उस पर घरों पर प्रैक्टिस करते रहेंगे। फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, और लास्ट में जाकर के हम इनऑर्गेनिक को याद करेंगे। यहां याद करना पड़ा है, इनऑर्गेनिक को हमें याद करना पड़ा है। पी ब्लॉक है, उसका एलिमेंट है, उसका प्रिपरेशन की रिएक्शन है, वो हमें याद करनी पड़ेगी। एस ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को हमें याद करना पड़ेगा। वो हम लोग इसीलिए एंड में करेंगे, क्योंकि वो तो याद करने की चीज होगी। उसमें आपको ना तो प्रैक्टिस की जरूरत है न्यूमेरिकल्स की तरह से, ना ही ऑर्गेनिक की तरीके से लॉजिक्स और रीजंस को डेवलप करने की जरूरत होती है। तो इसीलिए हमारी ये स्ट्रेटेजी रहेगी, फर्स्ट वी विल फिनिश ऑल फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर्स। सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स को खत्म कर देंगे। उसके बाद में फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे, और उसके बाद में फिर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं कि भाई हमारे पास में कौन कौन से चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री में। तो हम लोग अपने आप को स्टार्ट करने जा रहे हैं किसी से, फिजिकल केमिस्ट्री के साथ। ठीक है बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, PHYSICAL। आप में से कुछ बच्चे यूपी बोर्ड के भी होंगे, और वो ये सोचेंगे सर लैंग्वेज का कोई फर्क पड़ेगा। देखिए, लैंग्वेज का फर्क थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा अपना एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों का ये रहा है कि हमारे पास बहुत बच्चे यूपी बोर्ड के पढ़ने आते हैं, बहुत। एक क्लास में आधे बच्चे तो यूपी बोर्ड के ही होते हैं। 1 से 2 महीना तो उनको लगता है, थोड़ी दिक्कत आती है। 1 से 2 महीना, 1 से 2 महीना तो उनको परेशानी होती है, लेकिन उसके बाद में फिर वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर उसके बाद में उनको कोई परेशानी नहीं। तो कुछ वक्त की दिक्कत रहेगी, हालांकि हमारी कोशिश ये होती है कि हम हर चीज को बोलने में भी अपने हिंदी का यूज करने वाले होते हैं, लेकिन नोट्स तो आपको इंग्लिश में बनाने हैं, वो हम कभी भी हिंदी में नहीं बनवा पाएंगे। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं। हम आपको बुक हिंदी में प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारा स्टडी मटेरियल हम आपको घर पे पढ़ने के लिए हम उसको हिंदी में दे सकते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पर नोट्स बोलेंगे वो इंग्लिश में ही होगा। उसे आपको इंग्लिश में ही लिखना है, जिसको कि आप 1-2 महीने के बाद में फिर आराम से कंफर्टेबली आप वहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, हम लोग ने फिजिकल केमिस्ट्री से शुरुआत करी है। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? न्यूमेरिकल बेस्ड केमिस्ट्री। तो न्यूमेरिकल बेस्ड जो हमारे पास में केमिस्ट्री होगी, उस केस में आपका देखिए
फर्स्ट चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट, सेकेंड चैप्टर का नाम होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्ड चैप्टर का नाम होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें कि आप गैस पढ़ेंगे और लिक्विड पढ़ेंगे, गैस पढ़ेंगे और लिक्विड पढ़ेंगे, समझ गए। उसके बाद में फिर नंबर 4 चैप्टर आएगा जिसका नाम होगा थर्मोडायनामिक्स, फिर आप 5th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ये 5 चैप्टर जो है ये हमारे पास, ये जो 5 चैप्टर्स होंगे ये हमारे पास, अगर हम अपने पढ़ाई के हिसाब से देखते हैं तो पिछले सालों के ये 11th और क्लास 12th में से 11th क्लास का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा बच्चों? ये क्लास 11th का, यानी कि अगर आप कभी क्लासेस के हिसाब से सोचेंगे तो ये क्लास 11th का पार्ट है बच्चों, ठीक है। इसी तरह से अब हम आते हैं क्लास 12th के पार्ट के ऊपर। 5 के बाद नंबर 6 ये क्लास 12 का पार्ट होगा, जो आप लोगों ने क्लास, ये मैं 11th और 12th क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये आपने 11th में पढ़ा था, ये 12th में पढ़ा था, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं इसको, ठीक है बच्चों। 6th नंबर के ऊपर हमारे पास में आता है सॉलिड स्टेट। इसके ऊपर थोड़ा झगड़ा है अभी। आप कहेंगे क्या झगड़ा है? ये सीबीएसई ने अपने कोर्स में 1 साल को हटा दिया था, इस साल फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो लोगों को ये समझना कि ये आएगा कॉम्पिटिशन पर, ये नहीं आएगा, ये देखने की बात है। तो इस साल जो कॉम्पिटिशन होगा अभी सितंबर में, उसमें तो इसके सवाल नहीं आएंगे, ये मेरा अपना मानना है। हालांकि कोर्स में लिखा हुआ है जो इस साल बच्चे देंगे कि ये कोर्स में क्योंकि नहीं था तो वो क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, लेकिन 2021 में जब आप जाएंगे तो वहां ये चैप्टर आएगा। सॉलिड स्टेट का चैप्टर जब आप 2021 में एग्जामिनेशन देंगे, देन दिस चैप्टर विल ऑलवेज कम, हमेशा आएगा, इसमें आपको अब कोई डाउट नहीं है। यानी कि ये इस साल थोड़ा सा घपले में था, लेकिन अब हमारे लिए कोई घपला नहीं है, इसलिए ये स्टार मैंने हटा दिया। यानी कि इस साल के लिए थोड़ा घपले में आया, मगर आपको अगले साल जब देना होगा तो इसके अंदर कहीं से कहीं तक भी कोई डाउट नहीं है कि ये होगा। नंबर 7 के ऊपर हम आते हैं। इस चैप्टर का नाम होता है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस। 8 नंबर के ऊपर हम आते हैं। इस चैप्टर का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और लास्ट में 9th चैप्टर के ऊपर हम आते हैं, और इस चैप्टर का नाम होता है काइनेटिक्स। तो इस तरीके से बच्चों आप ये देखिए कि हमारे पास में कुल मिलाकर के 9 चैप्टर्स होंगे टोटल, जो न्यूमेरिकल के ऊपर बेस्ड होने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल के ऊपर बेस्ड होने जा रहे हैं। तो आप में से जो बच्चे अभी क्लास में इस वक्त पर हैं, क्योंकि आज हमने शुरू करा है, बहुत सारे बच्चों को अभी मैसेज भी नहीं है, बहुत सारे बच्चों को है, बहुत सारे बच्चे अभी सुबह में उठने के आदी नहीं है, देर से सो करके उठ रहे हैं। तो ये क्लासेस जो है वो आपके पास में 1 वीक तक, फॉर 1 वीक, 1 हफ्ते तक ये ट्रायल क्लासेस चलेंगी, विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई फीस देने की आपको जरूरत नहीं होती है। उसके बाद में फिर ये क्लासेस ऑफ हो जाएंगी, यानी कि जैसे आप अभी इसको आराम से यूट्यूब के ऊपर देख पा रहे हैं,
ये फ्री टू एयर है इस वक्त पर, लेकिन एक हफ्ते के बाद में ये क्लोज हो जाएंगी। फिर ये हम अपने VMCC ऐप के ऊपर शुरू कर देंगे। उस बीच में ही आपको फीस जमा करनी होगी। जिन जिन बच्चों की फीस जमा होती रहेगी वही बच्चे VMCC ऐप के ऊपर उस क्लास को ले पाएंगे। वहां पर वो बच्चे को पासवर्ड मिलेगा VMCC ऐप का, तभी वो सिर्फ इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, 9 चैप्टर्स आपने उतार लिए कि ये 9 चैप्टर्स है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। अब हम लोग कौन से चैप्टर से शुरू करेंगे, कौन से चैप्टर से हम लोग की इसके अंदर शुरुआत होने जा रही है। तो याद रखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, उस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो मैं पढ़ाई की शुरुआत थर्मोडायनेमिक्स से ही करने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, हमारे पढ़ाई की जो शुरुआत होगी वो थर्मोडायनेमिक्स के साथ में ही होगी। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद थर्मोडायनेमिक्स। काफी बड़ा चैप्टर है ये, काफी बड़ा है ये चैप्टर, और इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और काफी बड़ा चैप्टर भी है। सही है, तो अब आगे देखिए कि हम इस चैप्टर को आज की जो अभी मैं आपको क्लास लूंगा वो बड़ी एक स्टाइलिश अपने आप में एक क्लास होगी। आप कहेंगे सर इसमें स्टाइलिश क्या बात हो गई? एक्चुअली ये बहुत बड़ा चैप्टर है, और नॉर्मली जो ट्रेडिशन होता है पढ़ने का वो क्या होता है? नॉर्मल ट्रेडिशन, टीचर ने क्लास शुरू करी, चलो भाई ये पहला टॉपिक है, पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर हम किसे कहते हैं, हम पढ़ेंगे इसको कि टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वर्क डन कैसे होता है। टीचर बोलता रहता है, आप पढ़ते रहते हैं, ठीक है, वो भी अपना तरीका है, सही है। लेकिन मैं क्या काम करूंगा, पहले मैं आपको ये जो पूरा चैप्टर है ये क्यों बनाया, इसमें हम क्या पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे कि आगे मैं फिर से एक वर्ड कर दूं, क्यों पढ़ेंगे। तो आप सब लोग हेडिंग डालेंगे, बड़ा आपको जो है आज की क्लास में अभी मजा आने वाला है। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का नाम आप देखिए यहां पर क्या है, ये थर्मो और डायनामिक्स। डायनामिक्स के मतलब होता है कि उसके ऊपर बातचीत करना। डायनामिक्स जो है ये साइंस में और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ये वर्ड यूज किया है कि इस डायनामिक्स यानी कि क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, किस सिस्टम से हम काम करेंगे, ये कहलाती हैं बातें डायनामिक्स। थर्मो का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर एंड एनर्जी। टेम्परेचर एंड एनर्जी, बस सुनते रहिए आप ध्यान से। टेम्परेचर और एनर्जी की आप बात पढ़ने जा रहे हैं। टेम्परेचर और एनर्जी की आप बात पढ़ने जा रहे हैं। तो इस दुनिया में किसी भी चीज में अगर टेम्परेचर है और एनर्जी है तो वो किस कारण से है? दो रीजन से है। अब आपका दिमाग चलना शुरू हुआ, यार ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। देखा आपने, आप कहेंगे हमारे बॉडी में जो एनर्जी है, जो टेम्परेचर है, जो हमारे बॉडी में टेम्परेचर है अभी, वो दो कारण से है। एक वर्क, अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे बॉडी का कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है इस वक्त पर। अगर मैं अभी एक्सरसाइज शुरू कर देता हूं, कुछ देर के बाद मेरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मेरे बॉडी में से एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, आई विल हीट अप, मेरी बॉडी गर्म हो जाएगी उस वक्त।
एक दूसरा तरीका हो सकता है मेरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने का, कि आप मुझे एनर्जी सप्लाई करिए, मतलब सूरज की रोशनी में आप मुझे बैठा देंगे तो मेरी बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी और मेरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। गैस या हीटर के आसपास खड़ा कर दीजिए, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो अब ये बात जो मैंने आपको बताई, यहीं से ही साइंस ने एक चैप्टर के बारे में सोचा और नाम रखा थर्मोडायनेमिक्स। साइंस ने सोचा कि हम जो है टेम्परेचर से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज होंगे, जो पूरे प्रोसीजर्स होंगे, जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उनको एक जगह पर पढ़ेंगे एंड विल नेम देम, उनका नाम रखेंगे थर्मोडायनेमिक्स। अब यानी कि सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, टेम्परेचर। ये हो गया पहली बात, ठीक है। टेम्परेचर को देने के हमारे पास में दो तरीके हो गए। एक हो गया वर्क, तो ये हमारे इस चैप्टर का पहला टॉपिक बन जाता है। इसको बल्कि हम एक मिनट रुकिए, हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करने के लिए हम वर्क कर सकते हैं, वर्क डन, और या फिर हम उसको हीट की सप्लाई करेंगे। अब हीट की सप्लाई दो तरीकों से कर सकते हैं आप। एक आप कर सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, और एक आप कर सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर करते हैं तो इसका नाम रखा जाता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जिसको कि हम डेल्टा यू के तौर से जानते हैं, इंटरनल एनर्जी। और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जब हम किसी चीज को एनर्जी देते हैं तो उसको हम कहते हैं एंथैल्पी, और इसका नाम रखा हम लोगों ने डेल्टा एच। तो इस चैप्टर में हमारे पास पढ़ने के लिए जो दूसरा टॉपिक आएगा वो ये आएगा, और जो तीसरा टॉपिक आएगा वो ये आएगा। तो अब देखिए कितनी मजेदार बात चल रही है कि हम किसी भी इस दुनिया में बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं हीट दे करके या वर्क करके। तो मुझे आपको क्या पढ़ाना पड़ेगा फिर? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा हूं भाई, तो पहले आपको मैं वर्क पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको हीट पढ़ाऊंगा। अब हीट, किसी चीज को गर्म करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, आपने जो जैसे चाय बना रहे हैं हम, तो चाय का हमने पानी रखा और ढककर उसका बंद कर दिया, फिर हमने उसको गर्म करना शुरू करा। तो आप जानते हैं कि इसको हम कहेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि ढक्कन उसका बंद है, कोई भी उसमें से वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। जितना आपने बंद कर दिया ढक्कन उतना ही रहेगा, फिर गैस उसकी कहीं बाहर नहीं निकल सकती है। और दूसरे नंबर पर क्या होगा फिर? दूसरे नंबर के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि आपने चाय का पानी रखा लेकिन ढक्कन हटा दिया उसका। अब ये देखिए, ये कंटेनर जो मेरे हाथ में खुला हुआ है, अब आप इसको जब गर्म करेंगे तो सारी वेपर्स बाहर निकलती चली जाएगी। इसको कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर मुझे आपको ये चैप्टर पढ़ाना है तो मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा पहले वर्क, फिर मुझे पढ़ाना पड़ेगा एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको मैं नाम दूंगा इंटरनल एनर्जी।
फिर मैं आपको नाम देने वाला हूं कांस्टेंट प्रेशर। अब यही हीट जो यहां पर मैं दे रहा हूं, तो मैंने आपसे ये नहीं कहा कि ये जो हीट है इसको देने पर कितना टेम्परेचर बढ़ेगा या कितने अमाउंट पानी को मैं गर्म करूंगा। इतना पानी भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। पानी को गर्म करके मैं उसको 10 डिग्री से 50 डिग्री भी कर सकता हूं, 10 डिग्री से 20 डिग्री भी कर सकता हूं। लेकिन फिर हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हर जगह एक स्टैंडर्ड होता है। चीनी आप खरीदने के लिए गए बाजार में तो 500 रुपए की भी खरीद के ला सकते हैं, 200 रुपए की खरीद के भी ला सकते हैं, 1 रुपए की भी खरीद करके ला सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड होगा उसका वो क्या होगा, 1 किलो चीनी कितने रुपए की आती है। जब भी बात होगी तो क्या होगी, 1 किलो चीनी, भैया क्या भाव चल रहा है चीनी का, तो आप कहेंगे 50 रुपए किलो। कोई आपसे पूछेगा कि चीनी का क्या भाव चल रहा है, और अगर आप उससे कहेंगे चीनी का भाव 1.5 रुपए का 25 ग्राम है, तो वो आपको 2 थप्पड़ और मारेगा घुमा करके, बोले आप पागल हो गया, सुबह सुबह मजाक कर रहा है। अरे भाई 1.5 रुपए की 20 ग्राम आती है, इससे मुझे क्या मतलब। क्या कहेगा वो आपको, भाई 1 किलो की बताओ। ये स्टैंडर्ड तरीका होता है बताने का। तो आप सोच रहे होंगे ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं, पढ़ाई के बीच में ये सब कहां से आ गया। ये जो आपने हीट यहां पर दिया है, इस हीट को देखिए, मैं एरो कैसे बढ़ा दूंगा आगे। इस हीट को मैं एनर्जी टू इंक्रीज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, यानी कि यहां पर मैंने इसका स्टैंडर्ड बना दिया। क्या करते हैं बच्चों, मैंने स्टैंडर्ड बना दिया। क्या बन गया भाई स्टैंडर्ड, ये बन गया स्टैंडर्ड के 1 मोल लीजिए, यानी कि ये 1 लीटर या 2 लीटर या 5 लीटर नहीं चाहिए मुझे, 1 मोल लीजिए और 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर बढ़ाइए। उतनी एनर्जी जो आप देंगे उसका नाम होता है, कोई बच्चा बता सकता है क्या मुझे, आप मुझे मैसेज में लिख करके दे सकते हैं, नीचे जो चैट बॉक्स लिखा होता है, इसको क्या कहते हैं। अगर किसी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम बढ़ाएं 1 मोल का, तो उसका नाम क्या होता है, उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है, हमारे पास में कोई भी नाम मेरे पास में आ रहा है क्या, उसका नाम होता है हीट कैपेसिटी, और 1 मोल के लिए है तो इसका नाम होता है मोलर। मैं थोड़ा सा साफ करके लिखवा दूंगा, छोटा हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी। और ये भी आप 2 तरह की होंगी, क्योंकि आपने यहां पर डिसाइड क्या कर लिया है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी आप हीट सप्लाई कर सकते हैं और कांस्टेंट प्रेशर पे भी सप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए ये भी 2 तरह की होंगी, सीपी एंड सीपी। कांस्टेंट वॉल्यूम पर 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर आपको बढ़ाना है तो उसका नाम हम लोग क्या रख देंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। यानी कि अगर आपके पास में कोई चीज 1 मोल है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री आप बढ़ाना चाहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उसको आप कहेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारे पास में चौथा टॉपिक हो गया, चौथा, 4th। यानी कि अब मैं इसको जरा सा ऐसा करने जा रहा हूं कि टॉपिक्स को रेड कलर में लिख दूंगा। और ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, चौथा टॉपिक आ गया इस चैप्टर का। आपको लग रहा होगा यार ये तो मजेदार चैप्टर है ये लोग नॉर्मली इसको कहते हैं कि सर ये काफी ये कोई स्टूडेंट है, इसका मैसेज आया, मैं इसको ब्लॉक करना चाह रहा हूं अभी, क्योंकि ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं। देखिए आप लोग में, क्योंकि ये फ्री टू एयर क्लास है,
ऐसे लोग आते रहेंगे बीच बीच में जो कि उल्टा सीधा मैसेज लिख सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं दिमाग को। इन लोगों को हम रिपोर्ट कर देते हैं। इन लोगों को, ऐसे लोग, क्योंकि अभी तो हमारी मजबूरी है, अभी तो ओपन है, कोई भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी जो भी बच्चा है जो इसने मैसेज भेजा है कि सर मैं कॉमर्स में हूँ और आईटी में कैसे आऊंगा, ये ऐसे बेवकूफी के स्टेटमेंट आप मुझे बाद में, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके ऊपर मुझे फोन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो अभी हम लोग यहां पर जो है चौथे टॉपिक के ऊपर आ गए। अब इसके बाद में, यानी कि आपको लग रहा होगा अरे भाई ये तो बड़ा मजेदार चैप्टर है भाई। नॉर्मली जो हम अपनी लाइफ में देखते हैं, टेम्परेचर किसी चीज का बढ़ाना है तो वर्क कर दो या हीट दे दो। हीट अगर आप देना चाहते हैं तो उसके हमारे दो रास्ते हो सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के नाम अलग अलग रख दिए, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। और उसके बाद में अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी का एक मोल सब्सटेंस का, तो उसका नाम हीट कैपेसिटी, सीपी एंड सीवी। अब आगे की बात देखिए, जब आप किसी भी चीज को हीट करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो एक काम और होता है। क्या होता है वो काम? जो सब्सटेंस है वो ऐसे एक्सपैंड करने लगता है, उसके पार्टिकल्स में वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। पानी को रख दीजिए आप गर्म करने, तो क्या होगा बताइए? पानी को आपने रख दिया गर्म करने के लिए, हल्के हल्के गर्म होगा। अब आपको नीचे से, उसके बॉटम से हल्के हल्के पार्टिकल्स ऊपर उठते हुए दिखाई देंगे, और गर्म करेंगे और ज्यादा हो जाएंगे, और गर्म करेंगे और ज्यादा हो जाएंगे। पार्टिकल्स का मूवमेंट खूब तेजी से शुरू हो जाएगा, और ज्यादा गर्म करें पूरी गैस बन जाएगी और पूरे रूम में, आपके कमरे में वेपर्स वाटर की भर जाएगी। यानी कि क्या हुआ आपको पता है? इसको हम लोग केमिस्ट्री के में अंदर इस चैप्टर में क्या कहते हैं? पार्टिकल्स डिसऑर्डर हो गए। पार्टिकल्स डिसऑर्डर हो गए। पार्टिकल्स आर डिसऑर्डर्ड। पार्टिकल्स आर डिसऑर्डर्ड। एक मिनट रुक जाओ, ये कोई स्टूपिड एक लड़का है, राघव रस्तोगी, इसको मुझे जो है अभी ब्लॉक करना पड़ेगा। चलिए साहब, तो अभी हमारे पास में जी, तो अब हमारे पास में ये हमने देखा यहां पर कि किस तरीके से आप जो है चौथे टॉपिक के ऊपर आप बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो नंबर 1, ठीक है भाई, ये हमारे पास में 4 टॉपिक्स हो चुके हैं। 4 टॉपिक्स के बाद में फिर हम लोग जो है यहां पर नंबर 5 पॉइंट के ऊपर हम आते हैं। नंबर 5 पॉइंट के ऊपर क्या है? ये नंबर 5 पॉइंट देखिए, हीट कैपेसिटी के बाद में फिर हम जब आगे बढ़ जाते हैं तो फिर क्या होगा? मैंने आपसे बोला कि पार्टिकल डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे। ये पार्टिकल्स जो हैं वो डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे। ये पार्टिकल्स डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे। तो अब ये जो पार्टिकल्स हमारे पास में डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं, नंबर 4 के बाद में जो पार्टिकल्स हमारे पास में डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं, तो फिर टेम्परेचर को देने पर हमारे पास में एक काम और होता है, और वो क्या हो गया? हमारे पास में टेम्परेचर को बढ़ाने के ऊपर हमारे पास में एक काम जो और होगा, वो होगा रैंडमनेस।
रैंडमनेस, एक काम होगा हमारे पास में अब रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस यानी कि आपको मैंने अभी बताया, जैसे जैसे आप किसी चीज को हीट करेंगे तो पार्टिकल डिसऑर्डर्ड होते चले जाएंगे, वो पार्टिकल्स डिसऑर्डर्ड होते चले जाएंगे। Those particles will be disordered। अब इसको नापना है कि कितना ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया, कितना ज्यादा डिसऑर्डर्ड हो गया। वाटर हमारे पास में जो पहले यहां तक भरा हुआ था, जिसको हमने हीट करा तो वो हमारे पास में इतना ज्यादा होता चला गया, इतना ज्यादा होता चला जाएगा, ठीक है, वो हमारे पास में इतना ज्यादा होता चला जाएगा। अब उसके ऊपर आप क्या काम करेंगे थे? वो जो हमारे पास में मैंने आपको बताया कि वो वाटर इतना ज्यादा हो गया और उसके वेपर्स बन के फैल गई, डिसऑर्डरनेस हो गया, इसको भी हम लोग एक नए नाम से पढ़ेंगे। और उस टॉपिक का नाम क्या होगा हमारे पास में? उस टॉपिक का नाम होगा फिर एंट्रोपी, ENTROPY। पांचवा टॉपिक आ गया इस चैप्टर का, पांचवा हमारे पास में टॉपिक आ गया, ठीक है, पांचवा टॉपिक आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब इसके बाद में आपको ये लगेगा कि जितना भी आप टेम्परेचर को देने पर, हीट को देने पर चीजों को सोच सकते हैं, वो हमारे पास में निकल करके आ गया। जितना भी आप दे सकते हैं वो हमारे पास में निकल करके आ गया। तो आपने किसी चीज को हीट करना शुरू करा तो सबसे पहले तो ये सोचेंगे हीट करेंगे कैसे, टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे कैसे। तो उसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे, या तो वर्क डन करिए, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मेरी एनर्जी बढ़ेगी, और या फिर आप डायरेक्ट एनर्जी को सप्लाई कर दिए, सूरज की रोशनी में आप बैठ जाइए। तो पहला टॉपिक शुरू होगा इस वर्क का। फिर आपके पास में दूसरी बात है कि हीट को आप दो तरह से देख सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर या फिर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर आप किसी चीज को हीट देते हैं, यानी कि अगर जैसे सपोज करिए कि मेरे पास में अगर सपोज करिए कि ये एक वाटर की बोतल रखी हुई है, अगर इसका अभी जो ये लिड है, ढक्कन, ये बंद है, अगर मैं इसको हीट करूंगा, इस वक्त पे जो इसकी एनर्जी इसकी होगी उसको हम कहने वाले हैं इंटरनल एनर्जी। और अगर मैं इस ढक्कन को खोल देता हूं, अब आप इसको गर्म करेंगे तो इस एनर्जी को फिर हम लोग कहने वाले हैं कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, और इसका नाम रख देंगे हम लोग एंथैल्पी। उसके बाद में फिर मैंने आपको बोला कि भाई जरा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर के आ जाओ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर के आप आ जाओ। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट का हमारे पास में मतलब होता है कि एनर्जी टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 मोल सब्सटेंस का। तो इसका हमने एक नया नाम रख दिया, उसको हमने कहा हीट कैपेसिटी। और जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो चीजें जो है वो डिसऑर्डर्ड होती हैं, और उसको फिर हम नया नाम रखते हैं एंट्रोपी। और आप देखेंगे कि चैप्टर यहां करके खत्म हो गया। एक चीज बची है, अभी एक चीज बची है, वो क्या है? अब ये जो एनर्जी आप किसी को दे रहे हैं, वर्क आप जो कर रहे हैं, ये क्यों करेंगे आप? सवाल ये भी तो है आपको, आपने कहा सर ये सब काम हम करेंगे क्यों, किसी चीज को हम एनर्जी क्यों देंगे, टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने से क्या फायदा होगा, क्यों करेंगे, व्हाई? आपको मालूम है कि थर्मोडायनेमिक्स पूरी दुनिया में ज्यादातर मशीनरीज का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सोचने और समझने का। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, हम जब किसी चीज को एनर्जी देते हैं तो हमें उससे कुछ आउटपुट चाहिए होता है।
यानी कि आप घरों पर देखिए इन्वर्टर, उस पर हमने क्या काम करा, रिएक्शंस करवा रहे हैं H2SO4 की लेड के साथ में। हम क्यों करवा रहे हैं वो रिएक्शन? जिससे कि वो कुछ एनर्जी को रिलीज करे और मुझे वो एनर्जी मिल जाए फ्री होकर के, यानी कि इन्वर्टर में वो रिएक्शंस होंगी, वो रिएक्शंस कुछ एनर्जी मुझे दे दें जिसको कि मैं यूज कर सकता हूं फैन को चलाने के अंदर, टीवी को चलाने के अंदर, उसी का नाम है इन्वर्टर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका मतलब बच्चों कि हम जो है हर प्रोसेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात को सोचते हैं वो बात होती है कि हम उस प्रोसेस का फायदा क्या उठाएंगे। तो उसका फायदा उठाने के लिए अब आप देखिए कहीं पर भी जब आप किसी चीज के अंदर कोई टेम्परेचर दें, कोई रिएक्शन करवाएं, तो एक बात और भी हो जाती है कि आपको फ्री एनर्जी अगर मिलती है, फ्री एनर्जी टू यूज करने के, तो हमने इसको कहा डेल्टा जी, गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स साइंटिस्ट का नाम था, गिव्स साइंटिस्ट का नाम है। तो अब आप देखिए कि हमारे पास में इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है और लास्ट टॉपिक हो जाता है 6th। मैंने आपसे कहा था आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग ये होगी, ये हमारे पास में पूरी केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बेस्ड सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है ये। और इसको अगर मैं पहले दिन एक टॉपिक पढ़ा देता, दूसरे दिन दूसरा टॉपिक पढ़ा देता, तीसरे दिन तीसरा टॉपिक पढ़ा देता, तो उससे क्या होता है, बच्चों को लगता है पता नहीं क्या होगा, चलता रहेगा। मगर आज आपको एक बात समझ आ गई, एक नए तरीके से देखा हमने इस चैप्टर को कि हमें किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाना है या कम करना है। वर्क करके कर सकते हैं, हीट दे करके कर सकते हैं। हीट दे करके दो तरीके हो सकते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने का नाम हमने अलग से रख दिया, और उसके बाद में टेम्परेचर के बढ़ाने पर जो डिसऑर्डरनेस बढ़ती है उसको हम लोग कहते हैं एंट्रोपी। और एंट्रोपी का सिंबल भी मैं यहां पर बना दूंगा अभी। इसका सिंबल क्या होता है बच्चों, डेल्टा एस। चैप्टर का खत्म हो गया इसमें काम। अब आपको आज फर्स्ट डे पता है कि मैं इस चैप्टर में क्या आपको पढ़ाने जा रहा हूं और आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। इन सारी चीजों के साथ साथ आप ये देखिए कि हम यहां पर देखिए, जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारे पास में कुछ थ्योरीज होती हैं, हमारे पास में कुछ थ्योरीज होती हैं जिनको कि हम पढ़ते हैं। तो पहला चीज आप क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, टाइप ऑफ सिस्टम एंड प्रॉपर्टीज। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि भैया आप किसी चीज को गर्म करोगे तो किसी बर्तन में रख के तो गर्म करोगे ना। अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो आपको किसी चीज में रखना पड़ेगा ना, तभी तो गर्म कर सकते हैं आप उसको। तो आपको पता होना चाहिए वो सिस्टम किस तरह का है, लोहे का है, सोने का है, मिट्टी का है, तो पढ़ाना पड़ेगा मुझे आपको टाइप ऑफ सिस्टम और उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहले हमें ये थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में हमारे पास हम जब कोई प्रोसेस को कराते हैं तो उस प्रोसेस को करवाने के लिए हमारे पास में नंबर 2 देखें, कुछ नियम कानून होते हैं।
तो आपको पढ़ना पड़ेगा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और लास्ट में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, जो आप प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे वो किस तरीके का, यानी कि आप उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पर करवा रहे हैं, उस प्रोसेस का अलग नाम रखेंगे आइसोकोरिक, कांस्टेंट टेम्परेचर पर करा रहे हैं किसी रिएक्शन को, उसको हम लोग नाम रखेंगे आइसोथर्मल। तो ये हम लोग एक और छोटी सी बात पढ़ लेंगे। क्या है भाई वो छोटी सी बात? टाइप ऑफ प्रोसेस, टाइप ऑफ प्रोसेस। ठीक है बच्चों, टाइप ऑफ प्रोसेस, ये हमारे पास में इस चैप्टर में थोड़ी सी थ्योरी आपके पास में आएगी। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट बन गया आपके सामने, इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आज आपको लगेगा अरे वाह, क्योंकि आपने चैप्टर कहीं ना कहीं पढ़ तो रखा ही है क्लास 11th में, ये आपको लगा अरे वाह सब चीजें मेरे सामने एक पिक्चर बन करके आ गई, सब चीजें आ गई। वर्क डन था, हाँ जी था, ये भी था, हाँ जी सर था, ये भी था, हाँ जी ये भी था, हीट कैपेसिटी आपके यहाँ सर थी, इसके अंदर एंट्रोपी थी, हाँ जी थी, डेल्टा जी था, हाँ जी था, लॉस पढ़े थे, हाँ जी पढ़े थे। तो मैं कहूंगा भाई एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, लेकिन अब की बार जो हम पढ़ेंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड पढ़ेंगे। उस वक्त आप थ्योरी, उस 11th एग्जाम पढ़ाते हैं किसी बच्चे को या आप पढ़ते तो क्या होता है, थ्योरी लिखवाते हैं ज्यादातर, कुछ सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स कराते हैं कि भाई आपके स्कूल वाले यही पूछेंगे इसलिए आप इसको कर लीजिए। अब वो चीज नहीं, अब हम लोग क्या काम करने वाले हैं, अब हम लोग ये जो सारी चीजें होंगी वो ऐसा पढ़ेंगे कि इसका एप्लीकेशन करके कौन सा न्यूमेरिकल या कौन सा सवाल बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपने खूब अच्छी तरीके से उतारना है। देखिए कोई भी बच्चा इस चीज को लाइटली ना ले, आप इसको उतार लीजिए खूब अच्छी तरीके से। मैंने शुरुआत करी थी यहां पर कि टेम्परेचर के साथ साथ हम चीजों को कैसे कैसे ऑपरेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये साइड में कोई नंबर इसलिए डाला मैंने क्योंकि ये कोई इस तरह के ये टॉपिक्स नहीं है टेम्परेचर से रिलेटेड, ये तो प्रोसेस की अपनी प्रॉपर्टीज है, कुछ नियम है, और उसके साथ साथ जो सिस्टम हम लोग अडॉप्ट करेंगे रिएक्शन के अंदर वो हमारे पास में बन करके तैयार है। ठीक है, तो आप सबने इस चीज को उतार लिया। अगर कोई भी आपको इसके अंदर देखने में दिक्कत आएगी, कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग कोई चार्ट बनाते हैं तो वो थोड़ा छोटा लिखना पड़ता है क्योंकि पूरे बोर्ड पर हमें लिखना है और कोई चीज रब नहीं करी मैंने अब तक। तो जब आप अगर इसको अगर आपको क्योंकि इतना सारा एक बार में लिखना पड़ेगा तो चीजें थोड़ी छोटी लिखनी पड़ती है। उसकी तरकीब ये है कि जब क्लास खत्म होगी अगर आपको कोई वर्ड इसमें से कम दिख रहा है, हालांकि मैंने एक चीज हर चीज को बोला है, टाइप ऑफ प्रोसेस, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम एंड प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ सिस्टम एंड प्रॉपर्टीज, वर्क, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, एनर्जी टू इंक्रीज 1 डिग्री सेंटीग्रेड, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, फ्री एनर्जी टू यूज डेल्टा जी, इसका नाम होता है गिब्स फ्री एनर्जी। फिर भी अगर आप कोई छोटा हो तो इसकी तरकीब भी होती है, जब आप इसका वीडियो देख रहे होंगे तो उस जगह का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फिर आप इसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही होगा और कल हम अब एक एक करके इन टॉपिक्स को बढ़ाने वाले हैं, यानी कि टुमारो वी विल स्टार्ट विद टाइप ऑफ सिस्टम्स एंड प्रॉपर्टीज, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड टाइप ऑफ प्रोसेस। ये काम हम लोग कल कर पाएंगे। ठीक है, अभी के लिए गुड बाय। आपको मैंने सारा शेड्यूल बता दिया है। ये मेरी क्लासेस है जो कि आपको पता है कि सैटरडे तक फ्री टू एयर रहेगी, कोई भी बच्चा इसको देख सकता है। और अब आप जो है थोड़ी देर के बाद में यानी कि 11:15 पर 11:15 पर फिजिक्स की क्लास को अटेंड करेंगे। आपके पास में ये जो क्लास 11:15 बजे शुरू हो जाएगी। ठीक है, कोई लिंक नहीं आएगा क्योंकि ये तो फ्री टू एयर है। 11:15 बजे क्लास शुरू हो जाएगी, उसको आप अटेंड करेंगे। उसके बाद में फिर आपकी 12:30 के ऊपर मैथ्स की या बायोलॉजी की क्लास होगी। ठीक है, गुड बाय फॉर नाउ। कल हम लोग मिलते हैं इसी समय के ऊपर। थैंक यू।